दोस्तों नमस्कार। हम लोग चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 में मुझे जो क्वेश्चंस दिखे वो बहुत इम्पॉर्टेंट दिखे, इसलिए मैंने सोचा इनका आंसर आपके साथ शेयर करना तो बनता है और उन आंसर्स को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये जो चैप्टर है लाइन बाय लाइन हमने पढ़ा हुआ है। इससे पहले जो वीडियो है, लाइव वीडियो थी, उसको आप जा कर के देख लेना। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, यही आपको एग्ज़ाम में छपे मिलेंगे। याद रखिएगा, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनेंगे और ये पहले चैप्टर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, अगर आप टीजीटी के हो तो ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पीजीटी के लिए हो तो भी इम्पॉर्टेंट तो है ही ये। ठीक है, इन क्वेश्चंस की क्वालिटी आप यहाँ से देख सकते हो। इनके जो आंसर्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक एक आंसर मैं आपके सामने पढ़ूंगा और इन आंसर्स का एक शॉर्ट नोट भी आपके लिए मैंने बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें, मतलब ये दोनों पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आराम से देख लो। कितना अच्छा आपके रिवीजन के लिए ये रहेगा, मैंने आपके सामने दिखा दिया आपको। और ये जो पीडीएफ है, जिनको भी चाहिए होगी वो इन्हीं 14 क्वेश्चंस के आंसर्स में से, मतलब ये जो 9 क्वेश्चन इधर और 10 11 12 13 14 नंबर तक के क्वेश्चन हैं, इन्हीं 14 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको आंसर लिख करके भेजने हैं। ठीक है, ओके। अपने हिसाब से लिख लेना या एनसीईआरटी से लिख लेना, पीडीएफ तो होगी आपके पास, और फिर मैं आपको ये पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, बाकी अगर आपको यहीं से लिखना है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ आंसर्स है एनसीईआरटी बेस्ड है, कोई भी भटकाव इसमें नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग आंसर को पढ़ने पे। ठीक है, चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेम द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक कंप्यूटर functional. Write down its two primary services. The essential software required to make computer hardware functional is the operating system. कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, मेक कंप्यूटर हार्डवेयर फंक्शनल। जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, जो इसेंशियल ही होता है, जो रिक्वायर्ड होता है कंप्यूटर हार्डवेयर को फंक्शनल बनाने के लिए, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट एक्ट्स एज द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम MCP दैट मैनेजेस ऑल हार्डवेयर and software resources. It manages all hardware and software resources. Its two primary services are resource management. सबसे पहला काम तो ये resource management करता है, जिसमें क्या होता है कि जो OS होता है वो efficiently allocate करता है, मैनेज करता है सिस्टम रिसोर्सेज को, सच एज द CPU, रैम और स्टोरेज, इवन नेटवर्क को भी, जो भी इंटरनेट वगैरह है कि किसको कितना देना है। इट इंश्योर्स दैट मल्टीपल एप्लीकेशंस रन स्मूथली विदाउट इंटरफेयरिंग विथ ईच अदर, डिसाइडिंग हु गेट्स व्हाट रिसोर्स एंड व्हेन। ठीक है, अंदर जब आप एनसीईआरटी में जाओगे तो फाइल मैनेजमेंट भी है। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट तो हमने पढ़ा है, और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि यूज़र इंटरफेस हो गया, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए। द OS प्रोवाइड्स अ ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड द मशीन। यूज़र एंड द मशीन, इनके बीच में ये एक ब्रिज का काम करता है। दिस इंटरफेस कैन बी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लाइक विंडोज़ और मैक OS, or a command line interface like terminal, or even voice interface as seen in smart assistants। ठीक है, अलेक्सा वगैरह अगर आपने यूज़ किया होगा तो अब वॉइस इंटरफेस भी आ चुका है। ठीक है, इट अलाउज यूजर्स टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स मशीन लैंग्वेज। जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है या CUI इवन होता है या वॉइस इंटरफेस होता है, वो इंटरैक्ट करने की सहूलियत देता है हमको। ठीक है, हम कर सकते हैं इंटरैक्ट कंप्यूटर से बिना मशीन लैंग्वेज को जाने। कितनी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, डेप्थ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए ये मत कहना भाग रहे हो आप। भाग नहीं रहा हूँ, सिर्फ आंसर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाउ डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, एक हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको कंप्यूटर कैसे समझता है। अ कंप्यूटर CPU ओनली अंडरस्टैंड मशीन कोड। कंप्यूटर का जो CPU है मशीन कोड समझता है, जिसको बाइनरी कोड बोलते हैं, 0 और 1, विच इज इट्स नेटिव लैंग्वेज, जिसकी खुद की नेटिव लैंग्वेज होती है। ओके, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावा और C++ आर इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। हम जो पाइथन में कोड लिखते हैं, ठीक है, उनको सोर्स कोड बोलते हैं और वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होते हैं, हम उसको पढ़ पाते हैं, पढ़ के समझ पाते हैं। टू मेक द सोर्स कोड अंडरस्टैंडेबल टू द CPU, इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड। वो मशीन कोड में ट्रांसलेट होना ही चाहिए। एंड सॉरी सॉरी दिस ट्रांसलेशन इज डन बाई स्पेशल सॉफ्टवेयर, जिसको हम कंपाइलर बोलते हैं। ठीक है,
ट्रांसलेट करता है एंटायर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड एट वंस क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, लेकिन पाइथन तो कंपाइलर यूज़ नहीं करता, पाइथन यूज़ करता है इंटरप्रिटर जो कि लाइन बाय लाइन चीज़ें करता है। ये भी ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट करता है सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन इन रियल टाइम। रियल टाइम में ये करता है। वंस ट्रांसलेटेड द रिजल्टिंग मशीन कोड कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, और जैसे ही वो मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ फिर सीपीयू उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकती है जैसे ही ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। समझ गए, इजी था। और इतना ही बड़ा आपको आंसर लिखना है 4 नंबर के लिए। ये भी याद रखना, मैंने वर्ड लिमिट की भी बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके ही ये आंसर्स का सिलेक्शन किया हुआ है। Why is the execution time of the machine code less than that of source code? एकदम इजी सवाल ये भी है, इसको आप खुद से भी कर सकते हो। मशीन की कोड एग्जीक्यूट्स फास्टर देन सोर्स कोड बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन बाइनरी फॉर्मेट देन दैट द सीपीयू कैन प्रोसेस डायरेक्टली। सीपीयू इसको डायरेक्टली प्रोसेस करता है। सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट फिगर फर्स्ट गो थ्रू अ ट्रांसलेशन प्रोसेस, चाहे वो कंपाइलेशन हो चाहे वो इंटरप्रिटेशन हो, which takes additional time during execution। एग्जीक्यूशन के समय में if the program is interpreted each line is translated on the fly causing delays। भैया हर एक लाइन उसी समय ट्रांसलेशन में जा रही है ना, तो भैया डिले तो होगा ही। भले ही वो डिले हमको ना दिखता हो, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो डिले होता है, बहुत बड़ा डिले होता है। कंप्यूटर के लिए 1 सेकंड भी समझ लो कि जब मिलियंस इंस्ट्रक्शन होते हैं 1 सेकंड के अंदर, तो समझ लो कि वो मिलियन टास्क पीछे हो गया। सोच लो कितना बड़ा टास्क होता है कंप्यूटर के लिए 1 सेकंड भी लेट हो जाना। कंपाइल्ड मशीन कोड एलिमिनेट्स दिस ट्रांसलेशन स्टेप एट रन टाइम लीडिंग टू फास्टर एग्जीक्यूशन। और जो कंपाइल्ड मशीन कोड होता है वो इस चीज़ को हटा देता है, क्योंकि भैया इंटरप्रिटेशन में वो रियल टाइम में चीज़ें डिले करती हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर कंपाइल्ड मशीन कोड जो है इस प्रॉब्लम को हटा देता है। तो भैया ये काम यहाँ से हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कि जो मशीन कोड है, मशीन कोड 011 वाला, वो कम टाइम लेगा, ऑफकोर्स सी बात है, सोर्स कोड से। और वहाँ पर जो कंपाइलर है उसका अलग काम निकल के आता है, इंटरप्रेटर का अलग काम निकल के आता है। दोनों ही करते लगभग एक जैसा ही काम है, लेकिन मतलब एक ही काम करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ रैम, हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम रोम? आसान क्वेश्चन है, सबको आता होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज नीडेड बिकॉज इट सर्व्स एज द सीपीयूज टेम्परेरी वर्क स्पेस। It stores data and instructions of currently running programs so the CPU can access them quickly. Without RAM, the CPU would have to read directly from slower storage devices like hard disk or SSDs, drastically slowing down the system. Difference between RAM and ROM हम नीचे पढ़ लेते हैं, लेकिन ये मैं आपको समझा दूं कि अगर रैम नहीं होगा तो हार्ड डिस्क डेटा उठाएगा कंप्यूटर, और हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है रैम से बहुत ज़्यादा स्लो होती है, इवन 100 गुना स्लो हो जाती है कई केसेस में। तो भैया अब सोच लो कि स्पीड का ही तो खेला है कंप्यूटर में, और वही स्लो हो गई फिर तो गए काम से। वोलाटिलिटी, रैम इज़ वोलाटाइल, इट लूजेस ऑल स्टोर्ड डेटा व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। ये ज़रूर लिखना जब भी रैम के बारे में लिखना। और रोम जो है नॉन वोलाटाइल होती है, इट रिटेन्स डेटा इवन विदाउट पावर, बिना पावर के भी डेटा इसमें रहता है। लेकिन रोम को आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है। पर्पज ऑफ रैम इज यूज, मतलब रैम इज यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ एक्टिव प्रोग्राम्स एंड डेटा। टेम्परेरी स्टोरेज, जैसे अभी मैं ये काम आपके सामने कर रहा हूँ, ये डेटा जा करके रैम में होगा और रैम पे सीपीयू ले करके रैम से उस पर प्रोसेसिंग कर रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सीपीयू अपना काम कर रहा होगा बैकग्राउंड में। रोम इज यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ एसेंशियल स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस लाइक द बायोस। रोम के बारे में जब भी लिखना बायोस का जिक्र ज़रूर करना। स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस भी उसमें होते हैं कि कंप्यूटर ऑन होगा जब हम पावर बटन दबाते हैं, तब से लेकर के जब तक यूज़र इंटरफेस हमारे सामने नहीं आता, रोम ही काम में आता है, याद रखिएगा तब तक। दैट आर रिक्वायर्ड टू बूट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को बूट करने के लिए रोम के इंस्ट्रक्शंस, रोम में लिखे इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए जाते हैं। राइटेबिलिटी, रैम इज रीड राइट मेमोरी। रैम में रीड भी होता है, राइट भी होता है। रैम में आप डेटा ले भी सकते हो, डाल भी सकते हो। वाइल ट्रेडिशनल रोम इज रीड ओनली, थ्रू मॉडर्न वेरिएशंस लाइक डबल ईपी रोम अलाउड लिमिटेड राइटिंग। और जो मॉडर्न कैटेगरी आई ईपी रोम या डबल ईपी रोम, ये क्या करते हैं, इरेजेबल हो जाते हैं, ठीक है, प्रोग्रामेबल होते हैं। तो छोटा छोटा यहाँ पर मतलब थोड़ा सा अलाउड है, लेकिन ऐसे भी नहीं कह सकते उसको, हमेशा आप यही बोलोगे रीड ओनली मेमोरी। और कभी कभी ज़रूरत पड़ी तो वो प्रोग्रामेबल हो जाता है इरेज कर करके, ठीक है। व्हाट इज़ द नीड फॉर सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि भैया वो परमानेंट स्टोरेज देती है, ठीक है, और क्या करती है, सस्ती होती है रैम से,
नॉन वोलाटाइल होती है, इट रिटेन्स डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑफ, लार्ज कैपेसिटी होती है, रैम की कैपेसिटी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, द कॉस्ट पर गीगाबाइट कंपेयर टू रैम काफ़ी नीचे होता है, तो हम आराम से भाई देखो 1 TB की आप हार्ड डिस्क लेने जाओगे तो बहुत ज़्यादा चांस है आपको 2-2.5 हज़ार में मिल जाएंगे, लेकिन अभी आप 16 GB का रैम लेने जाओ वो भी आपको 5 हज़ार का मिलेगा। सोच लो 1024 GB आपको मिल गया 2 हज़ार में, या मान लो मैं कह रहा हूँ 4 हज़ार में मिल गया, और यहाँ 4 हज़ार में आपको 16 GB रैम भी नहीं मिल रहा है, 8 GB रैम भी मिलना मुश्किल हो जाता है ढंग का। मिल तो जाएगा ही, लेकिन मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ कि यहाँ ये चीज़ है, 16 GB रैम 4 हज़ार में और 1024 GB हार्ड डिस्क सेम प्राइस में, तो देख लो कितना फ़र्क है ना? फ़र्क तो है, बहुत बड़ा फ़र्क है। एंड the next point is data achievable. Data achievable, it allows users to store operating systems, applications, documents, media files and other data indefinitely for future use. ये भी याद रखिएगा, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो हार्ड डिस्क या फिर SSD में ही स्टोर्ड रहता है। आपको बता दूं, जो हार्ड डिस्क में पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता था, अभी ज़्यादातर नए कंप्यूटर्स में SSD में वो स्टोर होने लगा है, क्योंकि जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है ना, ये हार्ड डिस्क से काफ़ी तेज़ है, ठीक है? तो आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत तेज़ी से परफॉर्मेंस देता है, समझ गए? जैसे मैंने भी अपने कंप्यूटर में SSD लगवा लिया, पहले हार्ड डिस्क थी, और बहुत ड्रास्टिक चेंज हमको दिखाई देता है लोडिंग टाइम में। मेरा कंप्यूटर 7 से 8 सेकंड में ओपन हो जाता है, ठीक है? ऑफकोर्स और भी चीज़ें फ़र्क करती हैं, लेकिन SSD बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप हार्ड डिस्क की जगह SSD लगा लो, और अभी M.2 SSD आ गई है, NVMe SSD आ गई है, ठीक है? ये सब लेटेस्ट SSD के वर्जन्स हैं, और ये और ही तेज़ कर देते हैं। बैकअप के लिए भी सेकेंडरी स्टोरेज यूज होता है। इट सर्व्स एज अ रिलायबल मीडियम फॉर बैकिंग अप इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी। ये आंसर जरूर लिखना। हाउ डू different components of the computer communicate with each other? The different internal components of computer, CPU, memory, input output devices communicate via a shared electronic pathway called system bus. ये हम लोगों ने पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा है। दैट सिस्टम बस इज अ कलेक्शन ऑफ पैरेलल वायर्स और सर्किट्स डिवाइडेड इनटू 3 स्पेशलाइज्ड बसेस। 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड होते हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। याद रखना कि जो कंट्रोल बस होता है वो कैरी करता है कंट्रोल सिग्नल्स को, रीड राइट कमांड्स को फ्रॉम CPU टू अदर कंपोनेंट। CPU से मतलब कि प्रोसेसर से अदर कंपोनेंट तक लेकर जाता है कंट्रोल बस। एड्रेस बस क्या करता है, ये मेमोरी के एड्रेस को इधर उधर करता है फ्रॉम CPU टू स्पेसिफाई वे डेटा इज टू बी रीड फ्रॉम और रिटर्न टू, कहाँ से रीड करना है और कहाँ राइट करना है। और डेटा बस ऑफकोर्स ये तो काम वही करेगा जो नाम सजेस्ट कर रहा है, जो एक्चुअल डेटा है उसको इधर उधर लेकर के जाता है CPU, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स के बीच में, ठीक है? बिटवीन इनके बीच में ट्रांसफ़र कराता रहता है। दिस बस सिस्टम अलाउज सिंक्रोनाइज्ड एंड ऑर्डरली कम्युनिकेशन। ये ज़रूर लिखना, सिंक्रोनाइज्ड कम्युनिकेशन होता है, ऑर्डरली कम्युनिकेशन होता है, इंश्योरिंग दैट इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्लो करेक्टली थ्रू आउट द सिस्टम, ठीक है? इंश्योरिंग दैट इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्लो करेक्टली, जो इंस्ट्रक्शंस हैं और डेटा है वो आराम से सही तरीके से फ्लो करें थ्रू आउट द सिस्टम, पूरे सिस्टम के अंदर। ब्लॉक डायग्राम पूछा है कंप्यूटर सिस्टम का, इजी NCERT में दिया भी हुआ है, आप वहाँ से देख लेना। इस वाले क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा हल्का हल्का हो गया है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। CPU, LU, CPU ये सब हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। मेमोरी यूनिट, रैम, रोम, आउटपुट यूनिट, सिस्टम बस, सब कुछ, ठीक है? उसमें आप देख लेना कि क्या क्या इंक्लूड करना है। बाकी NCERT की जो बुक है यहाँ पर आपको एक एक जो ब्लॉक डायग्राम है ना, जो मैंने बताया था आपको, वो पता होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये वाला ब्लॉक डायग्राम एक और मिला था, ऊपर आएगा, टेंशन नहीं लेने का सर। डेटा वाला था, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, ये भी याद रखना आप, ठीक है? उसके अलावा ये वाला देखो, ये है ना बढ़िया, डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन कंपोनेंट्स थ्रू सिस्टम बस कैसे काम करता है, हम लोगों ने एक्सप्लेन किया करके पढ़ा हुआ है। उसके अलावा एक और था, ये इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से चला है, ये टाइमलाइन है, ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आप यहाँ से ये वाला फिगर बना दोगे, एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाएगा। ओके, 8 नंबर पे चलते हैं। प्राइमरी रोल ऑफ सिस्टम बस पूछा है, वाइज डेटा बस बाई डायरेक्शनल वाइल एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल।
इजी क्वेश्चन है ये भी। जो प्राइमरी रोल ऑफ सिस्टम बस इज टू सर्व एज द कम्युनिकेशन हाईवे दैट ट्रांसफर्स डेटा, मेमोरी एड्रेसेस एंड कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन द सीपीयू, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। डेटा बस क्या करता है, वो बाई डायरेक्शनल होता है बिकॉज डेटा नीड्स टू फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस। डेटा भैया इधर से उधर भी जाएगा, उधर से इधर भी आएगा, तो दोनों डायरेक्शन में जाना है तो वो बाई डायरेक्शनल हो गया, ये याद रखना। मेमोरी टू सीपीयू, रीड ऑपरेशन, फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी, राइट ऑपरेशन। सीपीयू डेटा उठाता है तो वो रीड ऑपरेशन कहलाता है, और सीपीयू जब कोई डेटा सेव करता है मेमोरी में उसको राइट ऑपरेशन बोलते हैं। और दोनों चीज़ों को जब किया जाता है तो उसको बाई डायरेक्शन बोल देते हैं, और इसीलिए डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है। एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल होती है क्योंकि ओनली द सीपीयू सेंड्स आउट मेमोरी एड्रेस टू स्पेसिफाई द लोकेशन फ्रॉम विच डेटा इज टू बी फेच्ड और टू विच डेटा इज टू बी स्टोर्ड। ठीक है, क्योंकि ये एड्रेस तो कौन भेजेगा, सीपीयू भेजेगा ना बस, और तो कोई भेज नहीं सकता क्योंकि भाई दिमाग उसी के पास है, काम ही वही करेगा। तो एड्रेस भेजने का काम उसका है, तो भैया ये यूनी डायरेक्शनल ही रहेगी। मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डू नॉट सेंड एड्रेसेस बैक टू द सीपीयू। जो मेमोरी है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं ये कोई एड्रेस भेज ही नहीं सकती सीपीयू को, बुद्धि ही नहीं है इनके पास। ठीक है, दे ओनली रिस्पॉन्ड टू द एड्रेस प्रोवाइडेड। जो एड्रेस सीपीयू ने उनको बोल दिया, उनका मालिक है, वो उसी पे काम करती हैं। समझ गए? तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो प्राइमरी रूल है ऑफ सिस्टम बस वो, और जो डेटा बस है वो बाई डायरेक्शनल है, और जो एड्रेस बस है वो यूनी डायरेक्शनल है। ठीक है, ओके। डिफरेंस बिटवीन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, नेम टू सॉफ्टवेयर फॉर ईच टाइप। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं डेवलप्ड एंड ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ कंपनी। कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं यूजर्स मस्ट परचेज अ लाइसेंस टू यूज इट। सोर्स कोड जो है, हाँ, जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं कॉपीराइटेड होते हैं, सॉरी। सोर्स कोड जो है वो यूजुअली क्लोज्ड होता है और मॉडिफाइबल नहीं होता है यूज़र के द्वारा। एग्जांपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, क्विकहिल एंटीवायरस, नॉर्टन एंटीवायरस, कैस्परस्काई एंटीवायरस, या और भी तमाम तरीके के सॉफ्टवेयर जैसे कि आईडीएम हो गया, और भी बहुत सारे हैं। ठीक, कितने का नाम बताएंगे। फ्रीवेयर होते हैं अवेलेबल टू यूज़ फ्री ऑफ चार्ज, यूज़ कर सकते हो आप फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन जो सोर्स कोड है वो नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ओपन सोर्स नहीं होता है सोर्स कोड। लेकिन अब अगला पार्ट आता है ओपन सोर्स का, और वहाँ पर क्या होता है कि सोर्स कोड भी आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाता है, जैसे एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया, इवन पाइथन हो गया, आप उसमें खुद से चेंज करके चीज़ें कर सकते हो। जैसे एडोब रीडर फ्री है, स्काइपी फ्री है, लेकिन इनका सोर्स कोड हमारे सामने नहीं रखा जाता है। व्हाट्सएप भी आपके लिए फ्री है, लेकिन सोर्स कोड आपका उसके सामने आप यूज़ कर सकते हो नहीं। समझ गए? चलिए, सो व्हाट्सएप जो है सिम पीसी के लिए भी आ चुका है। राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। वाई डू स्मार्ट होम अप्लायंसेस हैव अ माइक्रो कंट्रोलर इंस्टेड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। हम लोगों ने पढ़ा था ना, माइक्रो कंट्रोलर हल्का काम करता है, छोटे में करना चाहता है तो भैया उसको छोटा दे देते हैं। मेन डिफरेंस देख लो, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इज ओनली द सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप, सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप। इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लाइक रैम, रोम, आईओ पार्ट पोर्ट टू फंक्शन। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इट इज़ डिज़ाइन फॉर जनरल पर्पज़ कंप्यूटिंग। जैसे कि अभी मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगा होना चाहिए, क्योंकि इसको जो है एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और तमाम चीज़ें, माउस भी है, पेन भी है, माइक भी है, और हेडफोन भी है, क्या क्या नहीं है, मॉनिटर तो है ही। और लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो एक कंप्लीट कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप होता है, पूरा का पूरा कंप्यूटर ही होता है, उसको कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है, उसके अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं। इट इंटीग्रेट्स द सीपीयू, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रैम एंड रोम, टाइमर्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। इट इज़ डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक एम्बेडेड कंट्रोल टास्क। एम्बेडेड कंट्रोल टास्क के लिए ही वो डिज़ाइन किया जाता है। और जो स्मार्ट अप्लायंसेस होते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर्स की यूज करते हैं। स्मार्ट होम अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव्स, एयर कंडीशनर्स या फ्रिज, इवन टीवी परफॉर्म फिक्स्ड ऑटोमेटेड फंक्शंस विथ मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। इंसान की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है और फिक्स्ड काम ही वो करते हैं, इसीलिए वो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं। और माइक्रो कंट्रोलर जो है कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, चीपर होते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री में डाल दिए गए सारे खटाखट 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 बन रहे हैं। कॉम्पैक्ट होते हैं, छोटे होते हैं, ऑल कंपोनेंट्स आर ऑन वन चिप, सेविंग स्पेस, पावर एफिशिएंट भी होते हैं, कंज्यूम लेस एनर्जी, आइडियल फॉर ऑलवेज ऑन डिवाइसेस। जैसे कि अमेजॉन अलेक्सा है, जैसे मेरे पास है, किसी दिन आपको उससे बात करवाऊंगा, मज़े लेना, आप लोग भी बात कर सकते हो। रिलायबल फॉर डेडिकेटेड टास्क, ऑफकोर्स ये तो होगा ही होगा। ऑप्टिमाइज फॉर स्पेसिफिक control operations without needing the general purpose complexity of a microprocessor. Mention the different types of data that you deal with while browsing the internet. ठीक है, बताओ कौन कौन सा डेटा आप
जब डील करते हो इंटरनेट ब्राउज करने में, मतलब कौन कौन सा ऐसा डेटा है जिससे आप डील करते हो। हम स्ट्रक्चर्ड डेटा ढूंढते हैं, ऑर्गेनाइज्ड इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट, टिपिकली इन टेबल्स और डेटाबेसेस। एग्जांपल सर्च रिजल्ट्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग्स, फ्लाइट शेड्यूल्स, ये होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? सम ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज लाइक टैग्स और मार्कर्स बट इज नॉट रिजिडली स्ट्रक्चर्ड। एग्जाम्पल HTML वेब पेजेस, XML फाइल्स, JSON डेटा। ये एग्जाम्पल याद रखना बस। और जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उनसे हम ज़्यादा डीलिंग करते हैं। नो प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, इंक्लूड फ्री फॉर्म कंटेंट, फ्री फॉर्म कंटेंट होता है। एग्जांपल्स हो गए ब्लॉग आर्टिकल, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियोस, इमेजेस, पॉडकास्ट, ऑडियो और तमाम जो भी चीज़ें आप देखते हो, एनिमेशन, GIF, ठीक है, वो सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में ही आते हैं। तो ये एग्जांपल्स इसके याद रखना, आपका काम बन जाएगा। कैटेगराइज द फॉलोइंग डेटा एज स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। पूछा है कौन सा स्ट्रक्चर्ड है, कौन सा सेमी स्ट्रक्चर्ड है, कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड है, बता दो। न्यूज़पेपर अनस्ट्रक्चर्ड है भैया, वहाँ हर एक चीज़ है, टेक्स्ट है, इमेजेस है, वेरी लेआउट्स हैं। क्रिकेट मैच स्कोर स्ट्रक्चर्ड है। टेबुलर डेटा है, फिक्स्ड फील्ड्स हैं, रन, विकेट्स, ओवर्स। HTML पेज क्या है? वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है, यूज़ कर रहा है टैग्स लाइक H1P, बट कंटेंट विद इन कैन बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है, वहाँ दोनों चीज़ें होती हैं, राइट। और पेशेंट रिकॉर्ड इन हॉस्पिटल, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। ऑफकोर्स एक एक चीज़ स्पेसिफिकली वहाँ पर होनी चाहिए, नहीं तो खतरा भी तो हो सकता है। नेम द इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यूज टू डू द फॉलोइंग। जो आउटपुट निकालने के लिए स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्सचुअल डेटा के लिए कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, हार्ड कॉपी बनाने के लिए प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी डेटा है उसको टेक्स्ट फाइल लगाए, उसको हार्ड कॉपी बना दो, मतलब पेपर में प्रिंट कर लो। टू डिस्प्ले डेटा और इन्फॉर्मेशन, मॉनिटर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हम लोग अभी आंसर को डिस्प्ले करके उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। टू एंटर ऑडियो बेस्ड कमांड, माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ेगी। टू बिल्ड 3D मॉडल्स, 3D प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। और फिर टू असिस्ट अ विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल इन एंटरिंग डेटा, किसी एक दिव्यांग को आप डेटा एंट्री में मदद करना चाहते हो तो वहाँ पर एक ब्रेल कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रेल लिपि आप सब जानते होंगे और ब्रेल कीबोर्ड भी आता है, वो उससे काम कर पाएगा। आइडेंटिफाई द कैटेगरी सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग टूल ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। तो कंपाइलर क्या काम करता है? ये एक प्रोग्रामिंग टूल होता है, ट्रांसलेट करता है हाई लेवल कोड को मशीन कोड में। असेंबलर क्या करता है? प्रोग्रामिंग टूल ही ये भी होता है, और ये ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में। असेंबली लैंग्वेज ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हार्ड है, मैंने सीखी है, लेकिन भैया इतनी हार्ड है कि आधा तो उड़ गया दिमाग से। बहुत पुराने समय में मैंने सीखा था, कॉलेज के समय में। पुराना आदमी हूँ भाई, पुराना आदमी। उबंटू सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। लिनक्स बेस्ड होता है ये। टेक्स्ट एडिटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामिंग टूल होता है, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर मतलब कोई नोटपैड में भी आप प्रोग्राम लिख सकते हो ना, राइटिंग, आप कुछ अपने नोट्स वगैरह भी बना सकते हो, और चाहो तो अपने प्रोग्राम्स को भी वहाँ पर लिख सकते हो। एडिटिंग कोड और टेक्स्ट, ये सब हो गए आपके आंसर्स। देख लो, क्वेश्चंस बहुत ही न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इनको आप खुद ही कर पाओगे। यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं। क्वेश्चन ज़्यादा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इमर्जिंग ट्रेंड्स हम पढ़ेंगे चैप्टर बाद में। अब आएगी पाइथन की बारी, वहाँ पर भी प्रोग्रामिंग करना है। तो चैप्टर 1 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपके लिए क्लियर कर दिए। आई होप आप इससे मदद ले करके अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करोगे, और ऐसे ही आपको आंसर राइटिंग करनी है। नोट्स चाहिए तो आंसर्स भेज देना, शुरुआत में मैंने बताया है। यहाँ तक आए हो तो वीडियो लाइक करके ही जाना। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी और अच्छी अच्छी कमाल की वीडियोज़ में। नमस्कार।